तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के एम एल टी ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे थायराइड ग्लैंड की, हार्मोन्स देखेंगे एंड स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। रेगुलेशन भी देखेंगे, किस तरह से इनका रेगुलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक। ये एकदम जो रूट होता है ना, ये नेक का रूट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होता है, देखो ये है, देखो ट्रेकिया। ट्रेकिया के दोनों साइड ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आप देख सकते हैं, ट्रेकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट है। एंड इट हैज़ टू लोब्स। इसमें दो लोब्स होते हैं, विच आर कनेक्टेड इन द मिडल बाय इस्थमस। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। इसमें ना देखो दो लोब होते हैं, एक तो राइट लोब यहाँ पे हो गया, ये लेफ्ट लोब यहाँ पे हो गया, और ये जो बीच में है ना, ये इस्थमस होता है जो इनको कनेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, देखो इट वेट अबाउट 20 to 40 ग्राम इन एडल्ट। इसका जो वेट होता है ना, 20 से लेकर 40 ग्राम तक होता है एडल्ट में। थायराइड इज लार्जर इन फीमेल्स देन मेल्स। फीमेल्स में थायराइड ग्लैंड लार्जर होती है, बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड चेंजेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। देखो इसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है ना थायराइड ग्लैंड का, वो सेक्सुअल साइकिल की अलग अलग स्टेज में ना अलग अलग होता है, सेम नहीं रहता। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इट्स फंक्शन इंक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान क्या होता है, इसका फंक्शन इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीज ड्यूरिंग मीनोपॉज। और मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉज के दौरान क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। मीनोपॉज होता है मतलब 48 से 50 साल के अराउंड में होता है। ये फीमेल्स में पीरियड्स रुक जाता है, तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। अभी हम देखते हैं, देखो ये हो गई थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेरिंग साउंड बॉक्स होता है ना, लेरिंग से यहाँ पे। तो देखो ये है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। एक राइट लोब हो गया और एक हो गया लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये जो कनेक्ट है ना, ये इस्थमस से कनेक्ट है, बीच में होता है इस्थमस। और ये ट्रेकिया, इधर साइड ऑफ द ट्रेकिया का मतलब है ट्रेकिया के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये राइट लोब ऑफ थायराइड और ये लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड हो गया, ये ट्रेकिया हो गया, ये लेरिंग्स हो गया, और ये जो बीच में है ये स्टमक हो गया। तो दोनों तरफ होती है, ये वाइंड पाइप होता है। अब देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे क्लोज फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। दीज फॉलिकल्स आर लाइंड विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये लाइन होते हैं, इनमें लाइनिंग होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की, विच आर कोल्ड फॉलिकुलर सेल्स, जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये एक फॉलिकल हो गया, एक फॉलिकल के अंदर देखो फॉलिकुलर सेल्स होती है और थायरोग्लोबुलिन होता है, एंड पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है। आगे चल के यही कैल्सिटोनिन रिलीज करती है। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो T3 और T4 रिलीज करती है। मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ। तो देखो फॉलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद ए कोलाइडल सब्सटेंस नोन एज थायरोग्लोबिन। जो फॉलिकुलर कैविटी होती है ना, ये बीच में फॉलिकुलर कैविटी, इसमें क्या होता है, एक कोलाइडल सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं, विच इज सीक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स, जो कि फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट करती है। देखो फॉलिकुलर सेल्स ऑल्सो सीक्रेट टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे हम T4 बोलते हैं, और थायरोक्सिन। T4 थायरोक्सिन भी बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं, तीनों का एक ही नाम है। एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसे हम T3 भी बोलते हैं। तो ये कौन से T3 एंड T4 कौन रिलीज़ करती है, फॉलिकुलर सेल्स रिलीज़ करती है। ये देखो यहाँ पे होती है। ठीक है, हम देखते हैं, इन बिटवीन द फॉलिकल्स द पैरा फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट। इन फॉलिकल्स के बीच में जो होती है ना पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सीक्रेट करती है कैल्सिटोनिन को। कैल्सिटोनिन का काम होता है, जो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करना। मैं अभी सब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं हिस्टोलॉजी क्या होती है। देखो ये है एक फॉलिकल, एक फॉलिकल के अंदर जो बीच में होता है ना, ये होता है थायरोग्लोबुलिन, और जो साइड में होती है, ये होती है फॉलिकुलर सेल्स। और इन सेल्स के बीच में एक और सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जो कि क्या रिलीज़ करती है, कैल्सिटोनिन रिलीज़ करती है, कैल्सिटोनिन बनाती है। और ये फॉलिकुलर सेल्स T3 एंड T4 बनाती है, और थायरोग्लोबुलिन भी इसमें से रिलीज़ होता है। अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट 3 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। सबसे पहला होता है टेट्राआइडोथायरोनिन, और T4 इसे थायरोक्सिन भी बोलते हैं। दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन या T3 भी बोलते हैं, और तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो T4 इज अदरवाइज नोन एज थायरोक्सिन। T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स 90% ऑफ द टोटल सीक्रेशन। देखो थायराइड ग्लैंड से जितना भी सीक्रेशन होता है उसका 90% क्या होता है, T4 का सीक्रेशन होता है। एंड वेयर T3 इज 9 to 10%, जबकि T3 क्या होता है 9 से लेकर 10% ही होता है। तो देखो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड
हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो जो आयोडीन होता है ना वो असेंशियल होता है थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में, मतलब थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता आयोडीन के बिना, होगा तो बहुत कम होगा, गोइटर हो जाएगा, मतलब इसकी कमी से होता है ये, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गोइटर क्या होता है। तो गोइटर मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब गोइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं हम। इसमें थायराइड ग्लैंड क्या होती है, बड़ी हो जाती है और गले में ये फूल जाता है, ठीक है। इट अकर्स इन बोथ हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होता है। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जब ये जो हार्मोन है ना T3 T4 इनका सीक्रेशन कम हो जाता है, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है इनका सीक्रेशन T3 एंड T4 का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये जो गोइटर है ना ये दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। देखो यार यहाँ पे देखो, ये गोइटर इस तरह से होता है, जो ग्लैंड होती है ना ये एनलार्ज हो जाती है, फूल जाती है, इस तरह से गला हो जाता है हमारा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह ये गला हो जाता है, ये जो ग्लैंड है वो एकदम से एनलार्ज कर जाती है, फूल जाती है, उस कंडीशन को हम गोइटर बोलते हैं, घेंगा रोग। हम देखते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर इज़ लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो गोइटर का होता है, जिसकी वजह से गोइटर होता है वो होता है लैक ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन की कमी डाइट में, आयोडीन प्रॉपर वे में नहीं लेते तो घेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ गोइटर इंक्लूड स्वेलिंग हो जाती, मतलब डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग में, अगर हम कुछ चीज़ निकलते हैं तो दर्द होता है और पेन होता है, ठीक है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। और टाइट फीलिंग इन द थ्रोट, मतलब गले में हर वक्त ऐसा रहता है कि बहुत टाइट सी फीलिंग आ रही है, सांस सही से नहीं ले आता, खाने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है, किन स्टेजेस में होता है। तो देखो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर कैविटी। देखो फॉलिकुलर कैविटी में मैंने आपको दिखाया था ना, थायरोग्लोबिन होता है, कोलाइडल सब्सटेंस होता है, तो उसके अंदर इसका सिंथेसिस होता है थायरोग्लोबुलिन, थायराइड हार्मोन का, ठीक है। तो आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन एंड टायरोसिन थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में असेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सही से नहीं हो पाता, ठीक है, इनका सिंथेसिस। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब अगर हमें थायराइड हार्मोन की नॉर्मल क्वांटिटी बनानी है तो इसके लिए क्या होगा, 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड पर वीक। तो इसके लिए क्या होगा, 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर होगा पर वीक में, ठीक है, एक हफ्ते में 1 मिलीग्राम होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड के हार्मोन में कितनी स्टेज होती है। सबसे पहले होता है आयोडीन ट्रैपिंग, आयोडीन अपटेक, मतलब थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ब्लड से आयोडीन को ट्रैप कर लेती है, जो कि फॉर्मेशन में हेल्प करता है थायराइड हार्मोन की। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। देखो आयोडाइड क्या होता है, ये होता है प्लाज्मा में होता है, और इसका ना ऑक्सीडेशन कर देते हैं आयोडीन में, ताकि हम ये बना सकें थायराइड हार्मोन। इसके बाद होता है ऑर्गेनिफिकेशन, मतलब आयोडीनेशन होता है टायरोसिन का, टायरोसिन इस पर रेसिड्यूज पे अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। इसके बाद आती है कपलिंग रिएक्शन, एक दूसरे से अटैच करते हैं और T3 एंड T4 बनाता है। अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ एक एक अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं आयोडीन ट्रैपिंग या आयोडीन अपटेक। तो देखो थायराइड ग्लैंड ब्लड से आयोडीन को ट्रैप कर लेता है, थायराइड ग्लैंड आयोडीन को थायराइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। आयोडाइड का ना आयोडीन में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्जन TPO की हेल्प से किया जाता है। TPO होता है थायराइड पेरोक्सिडेज, एक एंजाइम होता है। ये ऑक्सीडेशन फॉलिकुलर ल्यूमेन, जो फॉलिकुलर की ल्यूमेन होती है ना कोलॉइड के पास, वहाँ पे होती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिफिकेशन होता है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, मतलब टायरोसिन से बाइंड करेंगे, रेसिड्यूज पे अटैच करेगा वो। तो फॉलिकुलर सेल्स थायरोग्लोबिन बनाते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो थायरोग्लोबिन बनाते हैं, प्रोटीन होते हैं, इससे टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आयोडीन को टायरोसिन रेसिड्यूज पे अटैच किया जाता है, मतलब देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, टायरोसिन प्लस एक आयोडीन अगर अटैच हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है, मोनो आयोडो टायरोसिन बनता है। और टायरोसिन और 2 आयोडीन अटैच हो जाते हैं तो डाई का मतलब 2, तो डाई आयोडो टायरोसिन बनता है, ठीक है। तो इसको DIT और MIT बोलते हैं। तो यार देखो अब आती है कपलिंग रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, MIT होता है मोनो आयोडो टायरोसिन।
एंड DIT। DIT होता है डाईआयोडोटायरोसिन। MIT मतलब होता है जब टायरोसिन प्लस आयोडीन मिल जाता है ना, तो उसको मोनोआयोडोटायरोसिन बोलते हैं। फिर अगर टायरोसिन का एक मोलिक्यूल, वो टायरोसिन का एक मोलिक्यूल प्लस आयोडीन के 2 मोलिक्यूल मिल जाते हैं, तो उसको डाईआयोडोटायरोसिन बोलते हैं। तो जब MIT और DIT मिलते हैं ना, दोनों MIT और DIT मिलकर बनाते हैं T3। T3 होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है जो कि आपको पता ही है यार, मैंने आपको बता दिया, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, सीक्रेट करती है। तो अब आता है DIT। DIT होता है डाईआयोडोटायरोसिन एंड DIT। ये दोनों मिलके DIT और DIT मिलके क्या बनाते हैं, T4 बनाते हैं। इसको थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन भी जो थायराइड पेरोक्साइड होता है ना, उसके थ्रू ही होता है, उसके द्वारा ही ये रिएक्शन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कहाँ स्टोर होते हैं? तो आफ्टर सिंथेसिस के बाद, बनने के बाद, द थायराइड हार्मोन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स। जो थायराइड हार्मोन होता है ना, वो फॉलिकल्स की फॉर्म में मौजूद रहते हैं, विद इन द थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबिन के अंदर होते हैं, एंड आर द स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब एक लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं हम। और एक ओनली ग्लैंड, एक थायराइड ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन को 4 मंथ के लिए वो करके रख सकते हैं, मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। तो ईच थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेंस 5 to 6 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन। हर एक थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 5 से 6 थायरोक्सिन के मॉलिक्यूल रखने की कैपेबिलिटी होती है, रख सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के कॉम्बिनेशन में द थायराइड हार्मोन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल मंथ। तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, थायरोग्लोबुलिन के कॉम्बिनेशन में, तो इसके साथ मिलकर कुछ महीनों तक ये स्टोर हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड इज यूनिक इन दिस। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसमें यूनिक होती है। तो थायराइड ग्लैंड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड डेट कैन स्टोर इट्स हार्मोन फॉर लॉन्ग पीरियड। थायराइड ग्लैंड एक मात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन को 4 महीने के पीरियड के लिए, 4 महीने तक स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा नहीं करती। सो व्हेन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन स्टॉप, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस रुक जाता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, या किसी भी और रीजन की वजह से रुक जाता है, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी डू नॉट अपीयर फॉर 4 मंथ्स। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, कि इसकी डेफिशिएंसी के 4 महीने तक नहीं दिखते, क्योंकि 4 महीने का स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास है, थायराइड ग्लैंड ने स्टोर करके रख रखा है, तो 4 महीने तक उसको यूज़ करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड। मतलब ब्लड में थायराइड हार्मोन का किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो थायराइड हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। मतलब थायराइड हार्मोन का ब्लड में 3 तरह के प्रोटीन्स मिलकर इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ब्लड में। सबसे पहला है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG, दूसरा है थायराइड बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन TBPA, और तीसरा है एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ब्लड में। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो थायराइड हार्मोन के 2 फंक्शन होते हैं मेजरली हमारी बॉडी में। सबसे पहला होता है टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है ना, उसको इंक्रीज़ करता है। अब आप पूछोगे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तो देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी या कैलोरी जो हमारी बॉडी रेस्ट के टाइम पे यूज़ करता है, ताकि बेसिक लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन जो है चल सके। जैसे कि बॉडी की बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि आप बिल्कुल रेस्ट में हो बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी के, तो ये एनर्जी ज़रूरी होती है बॉडी के एसेंशियल फंक्शन के लिए, जैसे दिल का धड़कना, लंग्स का ब्रीदिंग करना, ब्रेन एक्टिविटी या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, डाइजेशन या सेलुलर रिपेयर। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसके बाद सेकंड काम है इसका टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन में ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब इसका क्या एक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पे। तो थायरोक्सिन इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़। मतलब मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ में ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ना इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गन्स को छोड़ के, जैसे ब्रेन को छोड़ के, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स को छोड़ के, बाकी जितने भी बॉडी के टिश्यू होते हैं सब पे इसका इफेक्ट होता है। तो इट इंक्रीजेज बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यू। ये क्या करता है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है। और कैसे करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज़ कर देता है टिश्यू का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
इन हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाई हार्मोन सीक्रेशन, मतलब T3 एंड T4 ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ इंक्रीज बाय 60 to 100%। इसमें क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, जब BMR होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो 60 से लेकर 100% तक इंक्रीज हो जाता है अबव द नॉर्मल लेवल से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो एंड इन हाइपोथायरॉयडिज्म इट इज़ फॉल्स बाय 20 to 40% बिलो द नॉर्मल लेवल। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म देखो, पहले ये समझो हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। जो T3 एंड T4 है ना, वो कम सीक्रेट करते हैं, नॉर्मल लेवल से कम बनते हैं, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इसमें BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट 20 से लेकर 40% तक डिक्रीज़ कर जाता है नॉर्मल लेवल से। तो देखो घटना भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है और बढ़ना भी, नॉर्मल रेट होना चाहिए, तो तभी ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। हम देखते हैं एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन होता है? देखो, थायराइड हार्मोन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। जो थायराइड हार्मोन होता है ना, वो प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज कर देते हैं सेल्स में। तो प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सेलरेटेड बाय फॉलोइंग वेज। और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो किसके द्वारा होता है? तो कुछ मेथड वो दिए हुए हैं यहाँ पे पॉइंट्स, उनके द्वारा ये बढ़ा देता है। तो सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ RNA। ये क्या करता है? RNA का ट्रांसलेशन को बढ़ा देता है। देखो, ट्रांसलेशन क्या होता है? RNA से प्रोटीन का बनना। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा? थायराइड हार्मोन इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या बनेगा? ज़्यादा RNA बनेगा। तो थायराइड हार्मोन इंक्रीज द ट्रांसलेशन ऑफ RNA इन द सेल्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम्स आर एक्टिवेटेड। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन बनाने की मशीनरी होते हैं, तो राइबोसोम्स एक्टिवेट होंगे एंड मोर प्रोटीन आर सिंथेसिस, और ज़्यादा प्रोटीन बन सकेगा, ठीक है। हम देखते हैं सेकंड, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA। ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से RNA का बनना। तो जब DNA से RNA ज़्यादा बनेगा तो RNA क्या करेगा? फिर ट्रांसलेशन करेगा, मतलब RNA से प्रोटीन बनाएगा, तो इस वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, थायराइड हार्मोन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA। ये DNA से RNA के बनने को इंक्रीज करेगा। दिस इन टर्न एक्सेलरेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। इससे क्या होगा? जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा सेल्स में, वो ज़्यादा होगा। अब तीसरा मेथड है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर एंजाइम। सेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। देखो, थायराइड हार्मोन्स ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 100 और इससे ज़्यादा सेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी को ये इंक्रीज करते हैं। दीज एंजाइम्स एक्सेलरेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन होता है? तो थायरोक्सिन स्टिमुलेट ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो थायरोक्सिन हार्मोन उन सभी प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सबसे पहले देखें पॉइंट, थायरोक्सिन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम GI ट्रैक्ट। थायरोक्सिन क्या करेगा? जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। सेकंड, थायरोक्सिन एनहांस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स। ये क्या करेगा? जो ग्लूकोज अपटेक है ना सेल्स के द्वारा, उसको इन्हांस कर देगा। वो कैसे करेगा? बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये कैसे करेगा कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना ग्लूकोज का सेल मेम्ब्रेन का, उसको बढ़ा देगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, थायरोक्सिन इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो थायरोक्सिन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, इसके ब्रेक डाउन को बढ़ाएगा, इससे ग्लूकोज बनेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है। इसके बाद फोर है थायरोक्सिन एक्सेलरेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। थायरोक्सिन क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जो नया ग्लूकोज है बॉडी में, वो बनना, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या एक्शन होता है थायरोक्सिन के, थायराइड हार्मोन के? तो थायरोक्सिन डिक्रीज द फैट स्टोरेज। थायरोक्सिन क्या करेगा? फैट स्टोरेज को डिक्रीज करेगा, कम करेगा, बाय मोबिलाइजिंग इट। इसको मोबिलाइज करके कहाँ से? एडिपोज टिश्यू से इसको मोबिलाइज करके ये फैट स्टोरेज को कम करता है बॉडी की। द मोबिलाइज फैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड। जो मोबिलाइज फैट होता है ना, वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब देखो, इसके बाद है थायरोक्सिन इंक्रीजेज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड। थायरोक्सिन क्या करेगा? फ्री फैटी एसिड जो होते हैं ना, उनके लेवल को इंक्रीज कर देगा ब्लड में। इसके बाद आता है एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड लीवर फैट्स।
प्लाज्मा इन लीवर फैट्स पे इसका क्या एक्शन होता है, इवन दो देयर इज एन इंक्रीज लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड, जबकि ब्लड में फ्री फैटी एसिड का लेवल जो होता है इंक्रीज होता है ब्लड में, पर फिर भी थायरोक्सिन स्पेसिफिकली डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करेगा, फॉस्फोलिपिड को डिक्रीज करेगा, ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज कर देगा प्लाज्मा में। देखो यार कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे, देखो जैसे एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर ये हमारी आर्टरीज में जम जाता है ना एलडीएल जो होता है, तो उससे क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या होता है आर्टरीज में इस तरह से ना, आर्टरीज में इस तरह से एक थक्का सा बन जाता है, उससे क्या होता है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक आने के। ठीक है, तो ये थायरोक्सिन इसको भी रिमूव करता है, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड को भी रिमूव करता है हमारी बॉडी से। हम देखते हैं एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, मतलब विटामिन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन होता है। तो थायरोक्सिन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम, ये काफ़ी एंजाइम का फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। एज वी नो, जैसे कि हमें पता है विटामिन फॉर्म एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंजाइम, विटामिन क्या करता है एंजाइम का एसेंशियल पार्ट बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्शन ऑन बॉडी वेट, बॉडी वेट पे इसका क्या एक्शन होता है। तो थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी वेट, बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए थायरोक्सिन जो होता है ना वो एसेंशियल होता है। हम देखते हैं एक्शन ऑन ब्लड, ब्लड पे क्या एक्शन होता है। तो थायरोक्सिन एक्सेलरेट इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, थायराइड क्या करता है इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी का मतलब ब्लड का ज़्यादा बनना, ये क्या करेगा जो इरिथ्रोपोइसिस होता है ना मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स उसको इंक्रीज कर देता है, और इस क्या करेगा ये और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस, ये एक इम्पोर्टेंट जनरल फैक्टर है जो कि इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेसेसरी होता है। देखो पॉलीसाइथेमिया इज कॉमन इन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है पॉलीसाइथीमिया कॉमन होता है। पॉलीसाइथीमिया देखो क्या होता है पॉलीसाइथीमिया में ना जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, और पीसीबी होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम में ब्लड की कितनी आरबीसीज प्रेजेंट है उसको पीसीबी बोलते हैं या हेमेटोक्रिट बोलते हैं। तो तीनों बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाती है और पीसीबी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो वो इसमें कॉमन होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों कॉमन होगा, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म में कि हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ना थायरोक्सिन या T3 ये बहुत ज़्यादा बनता है, और ये बहुत ज़्यादा बनेंगे क्या आगे इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। इससे क्या होगा ब्लड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनेगा, आरबीसी भी ज़्यादा बनेगी और पीसीबी भी ज़्यादा बनेगा। तो इस कंडीशन इसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक्शन ऑफ स्लीप, स्लीप पे इसका क्या एक्शन होता है। तो नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल स्लीप पैटर्न, तो नॉर्मल थायरोक्सिन का लेवल होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्शन ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे क्या एक्शन होता है। तो थायराइड हार्मोन हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे इसका जनरल और स्पेसिफिक इफेक्ट भी होता है। इंक्रीज इन थायरोक्सिन सीक्रेशन एक्सेलरेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी स्पेशली इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर थायरोक्सिन नॉर्मल मात्रा में हमारी बॉडी में रहता है, ये ठीक ठाक इसका सीक्रेशन होता रहता है, तो ये क्या करता है बॉडी की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, स्पेशली किन में चिल्ड्रन में, बच्चों में बहुत ज़्यादा करता है। तो देखो लेक ऑफ थायरोक्सिन अरेस्ट द ग्रोथ, मतलब अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है इससे क्या होता है बोनापन आ जाता है, ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं एक्शन ऑन सेक्सुअल फंक्शन, इसका सेक्सुअल फंक्शन में भी काफ़ी रोल होता है थायराइड हार्मोन का। एक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इसका काफ़ी रोल होता है। एंड एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं, इसका काम होता है। बस मैंने इन्हें डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन इसके हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इसका दिल पे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। एक्शन ऑन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल पे भी इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है। तो देखो सबसे पहले देखो कैल्सिटोनिन सीक्रेट कहाँ से होता है। देखो ये पैरा फोलिकुलर सेल्स जो होती है ना थायराइड स्ट्रक्चर में, अगर आप देखें हिस्टोलॉजी में थायराइड ग्लैंड की, तो पैरा फोलिकुलर सेल्स होती है, तो इससे ही ना ये कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है पैरा फोलिकुलर सेल्स से। तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, तो सीक्रेटेड बाय पैरा फोलिकुलर सेल्स, पैरा फोलिकुलर सेल्स से सीक्रेट होता है। लोअर्स इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये अगर बढ़ा हुआ हो तो उसको
डिक्रीज़ कर देता है। तो डिक्रीज़ ब्लड कैल्शियम लेवल बाय 2 वेज, 2 मेथड से ये करता है। सबसे पहले क्या करेगा, इंक्रीज़ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन, बोन में क्या करेगा, ये कैल्शियम के स्टोरेज को इंक्रीज़ कर देगा ताकि जो ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम है ना वो बोन में जाके स्टोर हो सके। और दूसरा क्या करेगा, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स में जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना उसको इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा। तो इस तरीके से ना ये इस तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो यार अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन का रेगुलेशन है वो किस तरह से होता है। तो देखो यार, अगर लो बीएमआर हो जाता है, बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर लो बीएमआर होता है लेप्टिन या अल्फा मिलेनोसाइट, तो ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को। क्या कैसे करेंगे, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करती है, टीएसएच रिलीज़ करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 एंड T4 के सीक्रेशन करा देता है। तो ये तो हो गया किस तरह स्टिमुलेट होंगे। अब हम देखते हैं इनहिबिट कौन कौन से करते हैं। तो अगर एक्सेस आयोडीन इंटेक ले लिया, बहुत ज़्यादा आयोडीन इंटेक या स्ट्रेस में है कोई पर्सन, या सोमेटोस्टेटिन या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या डोपामाइन, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। ये क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा कि ये इनहिबिशन हो जाएगा और आगे हार्मोन नहीं बनेगा। तो यार देखो, फैक्टर इंक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, वो फैक्टर जो थायराइड हार्मोन को सीक्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। सबसे पहले लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर बीएमआर लो हो जाता है तो वो भी एक सिग्नल होता है ताकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, इसका इंक्रीज़ हो सके वो। ठीक है, लेप्टिन जो कि एडिपोज टिश्यूज होता है, और अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये तीनों इंक्रीज़ कर देते हैं। तो देखो, लेप्टिन फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज एंड अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी इंक्रीज द रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेंगे, अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो लेप्टिन होता है एडिपोज टिश्यू से, ये क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। इससे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ T4 T3 बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर डिक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, वो फैक्टर जो थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं। सबसे पहले एक्सेस आयोडीन इंटेक, बहुत ज़्यादा आयोडीन लेना, स्ट्रेस होना किसी भी पर्सन को, स्टेटिन होता है, या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या डोपामिन होते हैं। तो दिस फैक्टर डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ TRH। ये क्या करते हैं, जो TRH का सीक्रेशन होता है ना, रिलीज़ होता है, उसको कम कर देते हैं। TRH होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये तो इसे होने नहीं देते ये, तो इस वजह से ये कम हो जाता है। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर नॉर्मल से ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के कोज क्या होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म इज कोज्ड बाय, सबसे पहले ग्रेव डिजीज़ होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। और थायराइड एडिनोमा होता है, ट्यूमर डेवलप इन द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो इसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, तो डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ये थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, T3 T4 नॉर्मल लेवल से कम बनते हैं, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू मैक्सिडोमा। मैक्सिडोमा एक डिजीज़ होता है एडल्ट में, इसमें क्या होता है, इसको हम सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम सीक्रेट होते हैं T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन होते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है एडल्ट में। एंड इसके बाद क्या होता है, क्रीटिनिज्म एंड चिल्ड्रन में क्या होता है, क्रीटिनिज्म होता है। क्रीटिनिज्म क्या होता है, ये भी एक सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मोस्टली बच्चों में जन्म से ही होता है, बर्थ से होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा, ये ग्रोथ में रिटार्डेशन आ जाती है, ग्रोथ सही से नहीं हो पाती। एंड उसके बाद क्या होता है, जीभ जो होती है वो मोटी हो जाती है, एंड आइज़ के नीचे ना एकदम सर्कल आ जाते हैं, सूज जाता है, पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है। तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं ऐसे बच्चे। तो ठीक है यार, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल AKMLT ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए।